नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी का मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि भारत की खोज है, और उसी में 5वें चैप्टर के माध्यम में जो तीसरी वीडियो है वो है बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया। छोटे वीडियो इसलिए हैं क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम समय में समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर भारत के मुगल खानदान का तीसरा शासक था। तो अकबर कौन सा शासक था? तीसरा शासक था। फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। कहना है कि जो इस साम्राज्य की बुनियाद है उसी ने पक्की की थी। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने समय में बाबर की मृत्यु हो गई थी? तो 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये चीज देखते चलिएगा। उसका अधिकतर समय युद्ध और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। तो जो उन्होंने ये अपना महल बनवाया था वो जो है शासक वो कारीगर कहाँ से आया था? कुस्तुनतुनिया का एक शिल्पीकार था। ठीक है। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नए जागृत का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। इतनी सारे गुण हैं उसके अंदर, आप लोग देखते चलिएगा। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेनानायक है और इन सबके अलावा विनम्र और दयालु है। आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिलों और दिमागों पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न बल्कि जनता परस्पर सहज संबद्ध हो। 1526 ईस्वी में आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बाबर इसी लक्ष्य की पूर्ति की कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। तो जो मुगल आधा हिंदू आधा राजपूत कौन था? तो जहांगीर था। ठीक है। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत का बेटा था, इसलिए वह तुर्क मंगोल वंश, तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। तो आप इस तरीके से ये सारी चीजें ध्यान रखते चलिएगा। राजपूत राजघरानों से संबंध बनने का उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने, जो बाद में शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राजा प्रताप की अभिमानी और आध्यात्म आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। मतलब कि साथियों, यहाँ ये है कि जो है अकबर हैं वो मेवाड़ के राजा जो थे आप समझ सकते हैं, जो राजपूताना राजा थे उनको हरा नहीं सके। तो राणा प्रताप जी की बात हो रही है, आप यहाँ पे समझते चलिएगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उनके आदर्श के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, बीरबल राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाना शामिल थे। साथियों, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसमें एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मानना हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं को उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे भारत का अपना नया वंश हो। तो साथियों, ये टॉपिक यहीं पे। आगे देखते हैं क्या है। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। यहां देख लेते हैं क्या लिखा गया है। अकबर के दरबारी
के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी। वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसने सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी आंतरिक कलाओं का भी था। तो उसको कौन कौन सा राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान था, सैनिक का था और यांत्रिक कलाओं का भी ज्ञान था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। इस तरफ ध्यान दिया होता तो पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है और उसकी सामाजिक परिवर्तन की बड़ी बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाज का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिशील और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के होने के बावजूद 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तरों में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली में एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। जाति पात की तनाव, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने वाले बेढप प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वाले लोगों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज की बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमितः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले की एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल देता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्पी ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान ही करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः कौन करते हैं, तो ज्यादातर मुसलमान करते हैं। इस तरीके को ध्यान रखिएगा। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदू और मुसलमानों में बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग, कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम की तरह लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसे में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे और बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एकाध वस्तुओं को छोड़कर आपस में शाही ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बड़ी कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने की सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई है। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उसकी उनमें सामग्री अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात माना। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा।
हिंदी का सबसे प्रसिद्ध कवियों में से दो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जिन्हें पद्मावत लिखा, ये मार्क कर लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे, ये मेंशन कर लीजिएगा। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। खान खाना क्या है? अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे, आप ये मेंशन कर लीजिएगा। और उनकी हिंदी कविता का स्तर ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपाही सालार रहे, फिर उन्हें मेवाड़ में उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो दरबार अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार और शिवाजी का उदय। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। धन्यवाद। जय